नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर भारत और मालदीव्स के बीच चल रहे तनाव तक पिछले हफ्ते देश और दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों से जुड़े आपके सवालों पर चर्चा करने हम एक बार फिर हाजिर हैं। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। थैंक यू अपूर्वा, और आप सबसे माफी में कि पिछला हफ्ता मिस कर गया और कुछ अंदेशा है कि अगला हफ्ता भी शायद मिस कर जाऊं, लेकिन उसके बाद बहुत रेगुलर रहूंगा क्योंकि कई बार कुछ मजबूरियां हो जाती हैं और कई बार कुछ ट्रैवल भी हो जाता है। पर हम आपको हमेशा बताते रहेंगे कि किस हफ्ते हम आ पा रहे किस हफ्ते नहीं। चलिए सवालों से शुरुआत करते हैं। शेखर, सबसे पहला सवाल आ रहा है रवि जयकुमार का, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार करने के कांग्रेस के फैसले को आप कैसे देखते हैं? ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भारत के सबसे बड़े राज्य में राजनीतिक रूप से रेलेवेंट होना छोड़ दिया है। इस पॉलिटिकल पार्टी की डिसीजन मेकिंग को देखना काफी हैरान करने वाला है। देखिए, ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है। जो मेरा आज का नेशनल इंटरेस्ट आर्टिकल है वो भी उसके ऊपर है, आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा। उसके साथ एक वीडियो भी है, उसका एक लिंक अपूर्वा शेयर कर देंगे आपके साथ, टेक्स्ट और वीडियो दोनों, और हिंदी का भी शेयर कर देंगे, आप उसको देखिएगा। और यही कहना है कि अब कांग्रेस पार्टी में इतना विरोधाभास है अपनी थिंकिंग में, अपनी विचारधारा, आइडियोलॉजी के ऊपर, कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि मंदिर बनता या ना बनता। अब ये सच्चाई है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाद बना है ये, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस पार्टी ने वेलकम किया जी, उसका स्वागत किया। जब उसका स्वागत किया तो उस फैसले से, या तो फैसला नहीं मानते, जैसे कि बहुत पार्टियां हैं जो वो फैसला नहीं मानती हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन अगर फैसला आप मानते हैं उसके बाद मंदिर बनता है तो उसमें जैसे कोई बारात में कोई फूफा जी नाराज हो जाते हैं, कुछ ऐसे नाराज होकर बैठने का क्या फायदा है। आप जाइए वहां पे, आप जाते हैं वहां पे, और ठीक है, साथ साथ आप अपने स्टेटमेंट देते हैं कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज बना रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं, नहीं होना चाहिए। भगवान राम सबके हैं, ये वो उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उनको आप नहीं बांट सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये एक संभव थी बात, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक तरफ तो आप अदालत के फैसले को मानते हैं और एक तरफ उस फैसले से जो मंदिर बना उसके खुलने पे आप नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप ये कहें कि उसमें राजनीति है उसके अंदर, क्योंकि 5 लोग होंगे उसके अंदर, मुख्यमंत्री होंगे, आरएसएस चीफ होंगे और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होंगे, तो 5 में से 3 तो यही होंगे और एक गवर्नर होंगी जो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर रही हैं। तो 4 तो लोग बीजेपी के वरिष्ठ लोग रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसको आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, आप इसका पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं, ये सिर्फ पुजारी नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें कहने की होती हैं राजनीति में, और लोगों को भी ये सब बातें समझ आती हैं, लेकिन नहीं जाना, जैसे एक तरह से रूठ के मुंह फुला के बैठ गए, ये बात मैं समझता हूं कि जिसको हमने लिखा भी अपने 50 वर्ड एडिट में, जो अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ये एक तरह का कॉप आउट है कि जैसे एक लेजी तरीका ले लिया, उसे निकाल के आप एक तरफ बैठ गए। ये कन्विंसिंग नहीं है जी। अगला सवाल भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। संकल्प हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि भारत न्याय यात्रा एक और मोदी बनाम राहुल मुकाबले के लिए मंच तैयार करेगी? बोल रहे हैं राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना ठीक है, लेकिन इसे बीजेपी इवेंट के रूप में अपमानित करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। बोल रहे सोनिया समेत कांग्रेस नेता मुस्लिम उत्सवों में हिस्सा ले चुके हैं, भाजपा आसानी से तुष्टीकरण का मुद्दा उछाल देगी। मैं जानता हूं कि 2024 किसी डन डील से बहुत दूर है, लेकिन कांग्रेस को अभी भी 2014 के मुद्दों, राहुल गांधी की छवि और तुष्टीकरण के आरोपों को संबोधित करना बाकी है। बोल रहे केवल डिक्लाइन वाले ब्रांड ही अपने सबसे वफादार वोट पर कायम रहते हैं, कांग्रेस 20% पर संतुष्ट नजर आ रही है। देखिए, सच बात यह है कि आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन उसको मैं एक कदम और आगे लेके जाता हूं कि ना सिर्फ मुसलमान धार्मिक उत्सवों पे कांग्रेस जाती रही है, वो हिंदू धार्मिक उत्सवों पे भी जाती रही है। जैसे कि रामलीला में जाते हैं तो ये जाने में उनको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसमें कुछ उनका शुरू से एक विरोधाभास है। जैसे राजीव गांधी के समय से शुरू हुआ कि पहले आपने शाबानो केस में कुछ किया कि मुसलमानों को, जो क्लर्जी थी या मुसलमान जो कंजर्वेटिव थे, उनको खुश किया। फिर आपने सलमान रुश्दी की किताब फटाफट बैन कर दी, पहला बैन आपने किया। फिर आप घबरा गए कि इससे हिंदू नाराज हो गए, उस डर से आपने मंदिर का ताला खोल दिया जी, ताकि वहां छोटी सी मूर्ति लग गई, मां
पूजा शुरू हो गई। उसी बहाने से आपने ऐसे हालात पैदा किए कि वहाँ पे शिलान्यास हो गया, फाउंडेशन स्टोन ले हो गया। फिर आपने वहाँ से इलेक्शन कैंपेन शुरू किया और ये कह 1989 में 1989 में, और ये कह के कि हम राम राज्य लाने वाले हैं। तो आप ना इधर के ना उधर के, ये जैसे कोई बैट्समैन होता है कॉट इन नो मैंस लैंड कहते हैं, ना फ्रंट फुट पे ना बैक फुट पे, कभी बैक फुट पे कभी फ्रंट फुट पे। तो कुछ ऐसे हो गया। और वो जो विरोधाभास है, वो जो कॉन्ट्रडिक्शन है कांग्रेस की अभी तक चल रही है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि अदालत का फैसला ठीक है, हमें मान्य है, अब आप जाइए और साथ आप ये भी बोलिए कि फटाफट मस्जिद बने, हम उस पर भी जाएंगे। तो आपको किसने रोका है? तो राजनीति करनी है, तो राजनीति करनी है तो कोई सोच के करनी चाहिए। राजनीति कोई कॉलेज पॉलिटिक्स की तरह नहीं हो सकती, और ऐसी राजनीति से आप सोचें कि आप कहाँ चुनाव जीतेंगे। इससे आप जेएनयू में भी नहीं जीतेंगे क्योंकि जेएनयू में आप इसलिए नहीं जीतेंगे कि वहाँ पे लोग कहेंगे कि फिर आपने अदालत के फैसले को क्यों स्वागत किया था। तो ये बात बनेगी नहीं। अब देखिए, हिंदू, मुसलमान और सेकुलर वोटर जो कांग्रेस का है, वो क्या सोच रहा है? हिंदू सोच रहा है कि अरे यार, बड़े अजीब लोग हो, आपके ज़माने में शिलान्यास हुआ, आपके ज़माने में ताला खुला, और आपने तो अदालत के फैसले का स्वागत किया, और अब आप जान ही रहे हो, रूठ के बैठे हुए हो, तो आप असल में एंटी हिंदू हो क्या? हिंदू तो ये सोचेगा। मुसलमान सोचेगा कि आपकी पार्टी के होते होते आपकी पार्टी मेरी मस्जिद को नहीं बचा पाई, आपकी पार्टी की सरकार होते हुए मेरी मस्जिद टूटी। उसके बाद आपने अदालत के फैसले का स्वागत कर दिया मंदिर बनाने का। उसके बाद अब जान नहीं रहे हो, आप क्या सोचते हो, इससे मैं खुश हो जाऊंगा और आपको वोट दूंगा, या इसलिए चाहते हो कि इसकी वजह से मैं आपको वोट दूं? तीसरा जो सेकुलर है, वो बोलेगा कि अरे भाई, जिस समय आपने कह दिया कि अदालत का फैसला ठीक है, आपकी सेकुलर कमिटमेंट मेरे लिए तो तभी खत्म हो गई। अब हो सकता है जो कैटेगरी 2 और 3 मुस्लिम और जो सेकुलर कैटेगरी है, जो कमिटेड सेकुलर, वो फिर भी शायद कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस या इंडिया अलायंस के और पार्टनर्स को, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। लेकिन जो हिंदू वोटर बेस है, जो सबसे बड़ा हिंदू वोटर बेस है, उसके पास चॉइस है जी। तो अगर राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक चाहता है कि उसका वोट परसेंटेज बढ़े, तो उसको वो हिंदू वोट अपनी तरफ लेना पड़ेगा। तो उसमें ये थोड़ी कॉलेज पॉलिटिक्स की स्टाइल का एक मूव हुआ है। अब कांग्रेस वाले बड़े दिग्गज राजनेता हैं, उनमें कई तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन देखिए कई लोग उसमें से खुश नहीं हैं। जैसे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के गुजरात में, उन्होंने इसके ऊपर अपनी डिसअपॉइंटमेंट बताई है। ऐसे कुछ और भी नेता हैं जिन्होंने बताई है। एक विक्रमादित्य सिंह है, मंत्री हैं हिमाचल, और आप सबसे इम्पोर्टेंट आप देखिए डॉक्टर करण सिंह, जो कि कांग्रेस के, मैं कहूँगा कि सीनियर मोस्ट नेता हैं, गांधी फैमिली के बहुत नज़दीकी भी रहे हैं जी। तो उन्होंने भी कहा है कि ये गलत एक स्टेप है, लेकिन अब उन्होंने लिया जो सोच के लिया। कुछ लगता है कई बार कांग्रेस पार्टी की जो सोच, जो इस लेवल पे लीडरशिप के, वो थोड़ी अभी कॉलेज पॉलिटिक्स के इंस्टिंक्ट्स वाली है। अगला सवाल मालदीव से जुड़ा हुआ है। बेटर भागलपुर इनका यूज़र नेम है, हमारे मेंबर हैं। बोल रहे हैं सालों से सीटीसी में जियोपॉलिटिक्स रखने के लिए एसजी का धन्यवाद। मेरे लिए भी उन्होंने बोला है कि आपके वीडियो मुझे पसंद है, आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सरल बना देती हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल उनका है कि दुनिया भर के सभी बड़े देशों में कम से कम एक फ्रेंडली पड़ोसी है। उदाहरण के लिए यूएसए सीमा में फ्रेंडली कनाडा है, चीन की सीमा फ्रेंडली रूस से लगती है। भारत एक भी फ्रेंडली पड़ोसी कल्टिवेट करने में विफल क्यों रहा है? बोल रहे मेरे हिसाब से मालदीव्स के राजनेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियाँ मोदी को उनके राजनीतिक रुख के लिए निशाना बना रही थी, और मोदी समर्थकों ने इसे हवा देकर मालदीव बनाम भारत बना दिया। इसके अलावा भारत का बिग ब्रदर दृष्टिकोण भारत के बाहर किसी को भी पसंद नहीं आता। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मतलब ठीक है, भारत की समस्याएं हैं अपने पड़ोसियों में, और अटल जी बोलते थे कि यू कांट चूज योर नेबर्स, आप अपने पड़ोसी तो चुन नहीं सकते। अब ऊपर वाले ने हमें ऐसे पड़ोस में रखा है तो हम क्या करें? हमारे पड़ोसी थोड़े झगड़ालू हैं, लेकिन सब पड़ोसियों से झगड़ा नहीं है। अभी भी आप देखें तो एक और देश है जिससे हमारा बड़ा बॉर्डर है, और वो बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। हमारा तीसरा सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला पड़ोसी है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 बांग्लादेश। उसके साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके साथ हमारा जो बॉर्डर है फुल्ली सेटल्ड है, बल्कि उसमें एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज भी हुई है, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हुई। और उसके साथ साथ जो हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है, समुद्र में बॉर्डर है, वो भी पूरी तरह से सेटल्ड है। ऐसे ही श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते इस समय बहुत अच्छे हैं। बीच में कभी थोड़ा बहुत खिंचाव आया था, लेकिन वो कभी होता रहता है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। नेपाल के साथ कुछ अप एंड डाउन रहता है, भूटान के साथ बहुत अच्छे हैं।
तो इसमें ये कहना गलत है कि सब बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक कि मालदीव्स की बात है, आपकी एक हद तक ये बात ठीक है कि उन्होंने जो उनकी 3-4 जो नौजवान, खास करके जो उनकी महिला पॉलिटिशियन थी, थोड़ा एक्टिविस्ट माइंडसेट है, तो थोड़ा नरेंद्र मोदी हिंदू पॉलिटिक्स, हिंदुत्व, उसके हिसाब से उन्होंने वो कमेंट्स किए, और उसको जो पर्सनल थे और जो बेवकूफ़ी थी, वो बेवकूफ़ी वाले कमेंट थे, वो उसको फिर मैग्नीफाई करके इंडिया वर्सेस मालदीव्स हो गया। तो वो ज्यादती हुई, लेकिन एक सच्चाई उसके पीछे है जो हमें समझनी चाहिए। वो सच्चाई है कि जो मोइज़ू सरकार अभी आई है, ये इसका मेन जो आने का एक स्लोगन था वो इंडिया आउट था। तो उसने अपनी जो सारी पॉलिटिक्स है वो एंटी इंडिया करके बनाई है। ये ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए इंडिया में कभी इलेक्शन होता था, एंटी अमेरिका हो गया, जी। या लैटिन अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, एंटी यूएस, एंटी वेस्ट, ऐसे होते हैं। तो उन्होंने इंडिया को, क्योंकि जिसको सबसे बड़ी पावर नजर आती है उसी के ऊपर पोलराइजेशन की कोशिश करता है, तो उन्होंने इंडिया पर पोलराइजेशन की, और वो भी इंडिया की आंख में उंगली अपनी चलाने के लिए वो पहले इंडिया से सबसे पहले टर्की गए। जी। टर्की से इंडिया, भारत के संबंध जरा टेढ़े मेढ़े ही हैं इस टाइम, क्योंकि टर्की अपना एक और इस्लामिक दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा है, कश्मीर के ऊपर एर्डोगान बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो वो टर्की गए, फिर यूएई, तो चलो क्लाइमेट समिट अलग बात थी, और फिर चाइना चले गए। जी। आमतौर पे जो मालदीव्स के नए नेता होते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वो पहले भारत आते हैं, क्योंकि स्पेशल रिलेशनशिप है। तो ये एक ये बिल्कुल जान के गए एक मैसेज देने के लिए, तो कि दो देशों के रिश्तों में खिंचाव है, ये भी एक अंडरलाइंग सच्चाई है, ये सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर नहीं है। अगला सवाल आदित्य का है। वो बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और एमएलएस को डिस्क्वालीफाई न करने के महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले का इस्तेमाल महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा सिंपैथी फैक्टर के रूप में किया जाएगा? बोल रहे हैं आपने बाला साहेब ठाकरे का इंटरव्यू लिया है, क्या हर दूसरे राजनेता की तरह वो भी पारिवारिक राजनीति को बढ़ावा देते हैं, या वे चाहते थे कि कोई और उनके शासन को आगे बढ़ाए, जरूरी नहीं कि वो ठाकरे परिवार से ही हो? देखिए, आपकी बात ठीक है, वो कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा सिंपैथी उनके लिए, सहानुभूति बने, और मुझे ये लगता भी है कि जो शिवसेना का वोटर है, खास करके म्युनिसिपल इलेक्शन में जी। या असेंबली इलेक्शन में, जो शिवसेना का वोटर है वो मुझे लगता है अभी भी ज़्यादातर ठाकरे शिवसेना के साथ रहेगा, क्योंकि भारत में ये एक ट्रेडिशन है कि जो पार्टी का मालिक होता है, जो फैमिली पार्टी की ओनर होती है, उसी के साथ वोट रहता है। जी। जैसे 69 में 1969 में कांग्रेस स्प्लिट करी इंदिरा गांधी ने, तो जो कांग्रेस पार्टी का वोट था वो उनके साथ रहा, कांग्रेस आई के साथ रहा, कांग्रेस वो जिसमें पुराने नेता थे उसके पास नहीं गया। तो तब से ज़्यादातर, हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आप देखें कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस का वोट ले गई काफ़ी, या आंध्रा में जगन तो कांग्रेस का सारा वोट ही ले गए, लेकिन वो स्टेट स्पेसिफिक है, कि एक स्टेट में एक नेता ने जो टूट के गया एक पार्टी से, उस पार्टी का वोट ले लिया, लेकिन ये तो स्टेट की पार्टी ही है। जी। तो मुझे लगता है वो वोट ज़्यादातर तो वहाँ रहेगा। लोकसभा में क्या होता है वो एक देखने की बात है कि जो शिवसेना का वोटर है वो क्या सोचेगा, कि मैं अभी शिवसेना को वोट दे रहा हूँ तो सोचूं कि किस फैक्शन को, किस धड़े को दूं शिवसेना के, या फिर मैं ये देख रहा हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो वो एक सवाल है जिसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ पेचीदा बातें। अपूर्वा, इससे पहले कि हमारी बात मालदीव्स की हो रही थी, तो उसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि मालदीव्स दुनिया में एक तरह से, मतलब ये मैं थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मालदीव्स दुनिया में एक तरह से सबसे इस्लामिक देश है। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मालदीव्स की जो आबादी है वो 99%, मेरे ख्याल 99.3 या कुछ ऐसे प्रतिशत मुस्लिम है और सुन्नी मुस्लिम है। जी। अब बाकी कौन है, वो कहीं एक काउंट निकलती है कोई सर्वे में कि 1400 क्रिश्चियन है, क्योंकि वहाँ आबादी तो सिर्फ 5.25 लाख ही है। तो उसमें जो 0.3-0.4% हुए, दशमलव के बाद 3 या 4%, वो 1400-1300 लोग ही होते हैं कि वो क्रिश्चियन है। वो कहाँ पे है मुझे पता नहीं, उनके सिटीजन्स हैं, क्योंकि मालदीव्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अनुसार आप किसी और धर्म के पालक नहीं हो सकते हैं, आप किसी और धर्म को फॉलो भी नहीं कर सकते हैं, आप कोई और पूजा पद्धति फॉलो नहीं कर सकते हैं इस्लामिक पद्धति के अलावा। जी। और बल्कि अब ज्योति मल्होत्रा का कॉलम देखिएगा इस हफ्ते का, आप जरा शेयर कर दीजिएगा, उसमें उन्होंने लिखा है
कि आप जब माले जाते हैं एयरपोर्ट पे तो इमिग्रेशन पे जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है इमिग्रेशन के नीचे कि आपके पास कोई आइकॉन, कोई मूर्ति या कोई चीज़ जो मूर्ति सूचक हो, अपने गले में कुछ पहना हुआ हो, आपने कोई अपने बटुए में कुछ थोड़ा बहुत गणपति रखा हो कुछ, वो अब कोई ले जाए चेक ना करे वो अलग बात है, लेकिन लिखा है कि वो अलाउड नहीं है। तो ये किसी और मुस्लिम देश में आप नहीं देखते हैं। एक ज़माने में सऊदी अरेबिया में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होती थी, क्योंकि मुझे एक एयर इंडिया की एयर होस्टेस जानती थी, उन्होंने कहा कि मैंने वो मैडोना को यहाँ पहना हुआ था या क्रॉस पे पहना हुआ था, तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन की पुलिस वुमेन थी उसने खींच के उसको निकाल दिया, उसको बोला बंद करके रख दो, तो अलाउड। लेकिन सऊदी अरेबिया तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया है। जी। और जिस सऊदी अरेबिया ने दुनिया भर में ये इतना कंजर्वेटिव इस्लाम बनाया है, मालदीव्स के अंदर भी जो मस्जिदें आई, जो मौलवी आए, जिन्होंने इतना कंजर्वेटिव उसको बनाया, वो सऊदी अरेबिया से आए, सऊदी अरेबिया के फंडेड थे। वो सऊदी अरेबिया तो बदल रहा है। आप देखिए पिछले हफ्ते वहाँ पे स्मृति ईरानी, निरुपमा कोथरू, हमारी बड़ी बड़ी वरिष्ठ सिविल सर्वेंट हैं, वो मदीना में बिना सिर ढके घूम रही हैं सऊदी नेताओं के साथ, सऊदी ऑफिशियल्स के साथ। तो सऊदी अरेबिया खुल रहा है। तो ऐसी दुनिया में मालदीव्स एक अलग तरह का अपवाद है, एक्सेप्शन है। और उसमें आप देखें कि उसके अंदर वो किसी और सेरेमनी को शादी के लिए भी अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए कई लोग रिजॉर्ट में जाते हैं वहाँ पर कि हम शादी करा लेंगे, पर शादी कैसे कराएं? ना वो हिंदू शादी करा सकते हैं, ना क्रिश्चियन शादी करा सकते हैं। तो ये बहुत वहाँ पे इश्यूज हैं। छोटा देश है। अभी तक वो इस्लाम पे ज़्यादा इसलिए भी लीन कर रहा था क्योंकि सऊदी सपोर्ट थी। अब वो सऊदी अरेबिया तो बदल रहा है, अब वो चीन और चीन के भारत के साथ चीन खेल रहा है, या अपने साथ चीन भारत खेल रहा है। तो ये खतरनाक खेल भी है, क्योंकि भारत भी इस खेल से एकदम बाहर दुम दबा के निकलने वाला नहीं है। और देखिए यही राजपक्षे ने श्रीलंका में कोशिश की थी, और फिर क्या हुआ? हम्बनटोटा की बंदरगाह गई, और हम्बनटोटा राजपक्षे की अपनी कंस्टिट्यूएंसी में है, अपने क्षेत्र में है। तो ये चीन को दोस्त बनाना पर एक छोटे से देश के लिए उसके अपने इश्यूज में है। पर वो कहने के साथ हम ये भी समझना चाहिए कि मालदीव्स की जो लोकेशन है वो जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है, क्योंकि हिंद महासागर जो है, इंडियन ओशन, वो बहुत खाली है भारत के दक्षिण के बाद, बहुत खाली है। तो अफ्रीका के कोस्ट के बीच में एक तरफ अफ्रीका का कोस्ट चल रहा है और दूसरी तरफ बिल्कुल खाली है। मतलब अगर इंडिया से आप नीचे जाएंगे साउथ की तरफ, तो अफ्रीका के कोस्ट तो एक तरफ है, वो तो चलता रहेगा, बीच में मेडागास्कर का द्वीप भी आता है, लेकिन वहाँ से बिल्कुल अब एंटार्क्टिका तक डीप ब्लू सी है, खाली है। उसके अंदर कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे हमारा लक्षद्वीप पे शुरू होता है, उसके बाद मालदीव्स है, उसके बाद जो चगोस आइलैंड्स कहते हैं, तो चगोसियंस हैं, डिगो गार्शिया है जहाँ अमेरिका की इतनी बड़ी बेस है। फिर आप चलते जाएं, फिर आपको कहीं चलते आपको अंटार्कटिका मिलता है। तो वो सारी सी लेन्स हैं, वो सारे एरिया है। इसमें जिसके पास द्वीप है जी, उसके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, बहुत बड़ी पूंजी है, क्योंकि इतनी भी ज़मीन हो समुद्र के अंदर, उसकी तरफ आपको चारों तरफ 12 मील मिलता है टेरिटोरियल वाटर्स, 222 किलोमीटर मिलता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, चाहे इतना सा आइलैंड भी हो। आप देखिए मालदीव्स में हमारे छोटे से आइलैंड्स हैं, हमारे जो सारे आइलैंड्स हैं मालदीव्स में, उनका टोटल एरिया सिर्फ 32 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर्स, लेकिन उनकी वजह से हमारे पास 4 लाख वर्ग किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये सारी बातें होती हैं जो समझने की होती हैं। तो चीन भी खेल रहा है, भारत भी कोई कच्चा खेलने वाला नहीं है, और मुइज़्ज़ो मैं कहूँगा कि एक डेंजरस खेल खेल रहे हैं। वो बात मैं कहनी भूल गया था और महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा इसमें तफसील से बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कट तक लेटर किया था, वो इंग्लिश में होता है, वो भी आप शेयर कर दीजिएगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैंने ज़रा ज़्यादा डिटेल में बात कर ली इसकी। अगला सवाल गौतम सिंह का लूँगी, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं निर्मला सीतारमण ने दोहराया कि इस इंटरिम बजट में लोकप्रिय घोषणाओं के मामले में जश्न मनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से मोदी की लोकप्रिय अपील और राम मंदिर पर टिकी हुई है और उन्होंने राज्य चुनावों के दौरान बांटी गई रेवड़ी कल्चर को छोड़ दिया है? आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि इन राज्य चुनावों में इतनी रेवड़ी की बात कुछ तो करी, पर इतनी रेवड़ी की बात नहीं करी। मोदी की गारंटी बोला, लेकिन इतनी बात नहीं करी जितनी की कांग्रेस ने करी, और उसके बावजूद कांग्रेस हार गई जी। तो ये चुनाव में कहूंगा कि रेवड़ी कल्चर के लिए एक सेटबैक है। हालांकि डीपर कल्चर तो रेवड़ी की बन ही गई है,
लेकिन फिर भी सिर्फ आप ट्रांजैक्शनल अपील करके आप चुनाव जीते, ये नहीं हो पाया इस बार। लेकिन आपकी बात ठीक है कि इस बार जो चुनाव होगा ये बेसिकली मोदी की व्यक्तिगत अपील का चुनाव होगा, क्योंकि जो मोदी जो जो बीजेपी ने अब जो स्लोगन भी दिया है, मोदी की गारंटी, जी। ये बीजेपी की गारंटी नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। तो ये बहुत पर्सनलाइज्ड चुनाव है। मैं कहूँगा कि भारत के इतिहास में ये सबसे पर्सनलाइज्ड चुनाव है। जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी चुनाव हुए थे 1971 का या उसके बाद 1980 का, उनसे भी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि वहाँ भी वो, हालांकि नाम सिर्फ इंदिरा जी का होता था, जैसे कि एक स्लोगन था, एक नारा था कांग्रेस पार्टी का, जात पर ना पांत पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, क्योंकि हाथ कांग्रेस का सिंबल है। जी। तो इंदिरा गांधी सेंटर स्टेज थी उसमें, पर ऐसे नहीं था कि पार्टी छोड़ के सिर्फ इंदिरा गांधी हो। और अब देखें कि एक समय इमरजेंसी में जब देवकांत बरुआ ने कहा, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इंदिरा इज इंडिया, तो उसका आज तक मजाक उड़ाया जाता है। तो ये इस समय ये चुनाव जो होगा सबसे पर्सनलाइज्ड चुनाव होगा। अगला सवाल विश्वास भंडारकर का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 ग्लोबल चुनावों का साल है। इस साल भारत, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे सुपर पावर्स सहित लगभग 3 दर्जन देशों में चुनाव होंगे। पहला वो पूछ रहे हैं ये कितना महत्वपूर्ण है कि इन चुनावों में से अधिकांश राइट लीनिंग या लेफ्ट लीनिंग दलों द्वारा जीते जाएं। दूसरा, खासकर दुनिया के साथ भारत के संबंधों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सारी दुनिया में इस समय चुनाव हो रहे हैं। इतने लोग दुनिया में, अभी करीब मैंने देखा एक आर्टिकल मेरे ख्याल इकोनॉमिस्ट में था कि 4 बिलियन से ज़्यादा लोग चुनेंगे, मतलब 400 करोड़ से ज़्यादा लोग अपनी नई सरकारें चुनेंगे इस साल में। तो बहुत भारी दुनिया भर का चुनाव है। जी। और आपकी बात ठीक है कि सारी दुनिया पोलराइज्ड है, तो या लेफ्ट का आएगा, राइट का आएगा। सेंट्रिस्ट तो एक ही आदमी है अभी दुनिया में, वो मैक्रॉन है, इमैनुअल मैक्रॉन। और उनको भी कुछ शंका थी अपनी सरकार के ऊपर, तो अपनी पार्टी को, अपनी कैबिनेट को, सबको एकदम रिन्यू किया है और थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है कि वो अपनी सेंट्रिस्ट पोजीशन से थोड़ा राइट की तरफ और शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा। जी। अब आप देखें कि ज़्यादातर देशों में, काफ़ी देशों में राइट इस समय आगे है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तो अब जीती गई हसीना, तो हालांकि उनकी पार्टी एक ज़माने में लेफ्ट होती थी, पर उसको राइट माने लेफ्ट माने, इकॉनमी पे तो राइट ही हैं, पर वो बेसिकली अपनी पार्टी इतनी आइडियोलॉजी नहीं उसको चला रही है। पाकिस्तान में अब कौन ज़्यादा राइट है? इमरान खान ज़्यादा राइट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़्यादा राइट है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग हमेशा से पार्टी ऑफ द राइट मानी गई है पाकिस्तान में। अब उनसे राइट पे आ गए इमरान खान, वो अलग बात है, पर इमरान खान तो भी जेल में है, उनको लड़ने दिया भी नहीं जाएगा। तो देखते हैं कि, पर जो भी हो, जीत वहाँ राइट की ही होगी, कोई भी जीते। इस समय जो दुनिया के मेजर देश हैं, सब में लगता है कि राइट आगे है, भारत में भी राइट आगे है, सब में लगता है राइट आगे है, सिर्फ एक एक्सेप्शन की, और वो इस समय लगता है ब्रिटेन में इस समय टोरीज इतने पॉपुलर नहीं है, और चुनाव वहाँ साल के अंत के आसपास होगा, मेरे ख्याल अमेरिका से पहले ही होगा। तो उसके अंदर देखते हैं कि लेबर आती है, कितनी सीट लेके आती है या नहीं आती है। तो वहाँ पे वो एक बड़े देशों में, इंपॉर्टेंट देशों में एक देश है जहाँ पे लेफ्ट इस समय आगे लग रही है। अगला सवाल शेखर सागर अग्रवाल का है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे कुछ हफ्ते पहले शेखर ने शी जिनपिंग द्वारा चीन में लगातार पर्च की बात कही थी। क्या चीन कम्युनिज्म की हॉरर्स की ओर लौट गया है जो स्टालिन और माओ के शासनकाल में हुआ था? चीन में सक्रिय वेस्टर्न एमएनसीज इन घटनाक्रमों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है? देखिए, वो स्टालिन और माओ बहुत बड़ी बात है। उनके ज़माने में करोड़ों लोग मारे, करोड़ों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, करोड़ों लोग मारे गए अपने ही। तो वैसा तो कुछ नहीं हो सकता है इस दुनिया में। लेकिन जहाँ तक अपनी पार्टी का बात है और अपनी पार्टी की मैनेजमेंट और लीडरशिप का बात है, वो शी जिनपिंग उस मामले में चीन को उसी तरफ लेके जा रहे हैं कि एक दिन माओ के 8 नेता पसंद नहीं आए कि वो सब बाहर, या स्टालिन को पसंद नहीं आया वो सब बाहर। कई दिन नेताओं के बारे में आप सुनते ही नहीं है। जैसे उनके पहले विदेश मंत्री थे, उनके रक्षा मंत्री थे, तो कई महीने तो गायब ही हो गए। उसके बाद पता लगा निकाल दिया गया, फिर भी कारण नहीं बताया गया, काफ़ी दिन उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं लगाई गई। और ऐसे ही उनके जो सीनियर पार्टी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी हो रहा है। तो इस समय अपनी पार्टी में वो डिक्टेटर बन गए हैं, और उनका जो तरीका है उससे जो कॉर्पोरेट्स को नुकसान हो रहा है वो ज़्यादातर चीन के कॉर्पोरेट्स को नुकसान हो रहा है,
क्योंकि उन्होंने जैसे एडटेक का बिजनेस है जी। उसको बहुत बर्बाद किया है चीन के अंदर। रियल एस्टेट में जो बर्बादी हो रही है उसको होने दे रहे हैं कि जैसे क्लीन अप हो रहा है कि सबको निकलने दीजिए। और कई जैक मा जैसे बड़े बड़े चाइनीज़ जो एंटरप्रेन्योर्स दुनिया भर में जाने जाते हैं, बहुत पैसा था, उन सबको बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया है। तो एक डिक्टेटर का राइज वहाँ पे हो रहा है, जो कि एक तरह से मैं कहूँगा कि डेंग शाओपिंग ने जो लूजनिंग की थी जी। उसको टाइटन बैक कर रहे हैं। तो ये प्री डेंग शाओपिंग पॉलिटिकली जा रहा है, अभी इकोनॉमिकली वहाँ नहीं जा रहा है, बट पॉलिटिकली प्री डेंग शाओपिंग ज़माने में जा रहा है। शिखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी। नेहा वर्मा का हमारी मेंबर हैं, हमें कई बार सवाल भेजती हैं। बोल रही हैं, मेरा प्रश्न ये है कि भारत का ईरान के साथ क्लोज रिलेशन रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में सऊदी अरब पर अधिक जोर दिया जा रहा है। क्या इजरायल और सऊदी के ट्रबल्ड संबंधों को देखते हुए भारत ईरान से दूरी बनाए हुए है? हम भविष्य में भारत ईरान संबंधों को कैसे आकार लेते हुए देख सकते हैं? नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। आप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आप हमारी महिला व्यूअर हैं और काश हमारे पास और महिलाएं व्यूअर भी हों आपकी जैसी। और आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, भारत के लिए किसी भी समय ये जो बैलेंस करना पड़ता है ना, ईरान और बाकी गल्फ़ की दुनिया में, ये एक बड़ा सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि गल्फ़ के साथ और ईरान के साथ, दोनों के साथ भारत के सैकड़ों सालों के रिश्ते हैं, सैकड़ों सालों के रिश्ते हैं, और कल्चरल भी बहुत वहाँ कनेक्शंस है। जी। अब जैसे भारत में शिया आबादी जो है, जो शिया आबादी है वो ईरान की तरफ देखती है, क्योंकि शियाओं की लीडरशिप दुनिया में ईरान में है। तो मैं ये नहीं कहता कि भारतीय शिया ईरान के ऑर्डर फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी क्लर्जी, उनकी होली प्लेसेस जो कहें, वो ईरान में है। और ऐसे ही जो गल्फ़ के देश हैं, खास करके सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना सब वहाँ पे हैं। होली जो सबसे बड़ी होली प्लेसेस हैं मुस्लिम लोगों की, वो वहाँ पे हैं। उनके पास भी तेल है, ईरान के पास भी तेल है। और ये बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि ईरान के साथ बहुत दिनों से अमेरिका से टेंशन है। अमेरिका के सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के सैंक्शंस हैं, इसलिए ईरान की स्पेशल रिलेशनशिप है रशिया के साथ और चाइना के साथ। जी। भारत की स्पेशल रिलेशनशिप रही है रशिया के साथ, और वो एकदम ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि भारत का कई चीज़ों में निर्भरता भी है। इस तरफ हथियारों की नहीं है, टेक्नोलॉजी की, बहुत चीज़ों की है, स्पेस प्रोग्राम की, मिसाइल प्रोग्राम की, जो हमारा नया न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम है, उस सब में रूस के ऊपर हमारी बहुत निर्भरता है। अब वो जो बैलेंस करना है वो आसान नहीं होता है। आप देखिए कि एक मुस्लिम दुनिया में एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ईरान का, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है सऊदी अरेबिया का, उसके बीच में एक और है टर्की का। टर्की सुन्नी कंट्री है। तो इस सारे को भारत को नेविगेट करना ऐसे समय में, जबकि टर्की के साथ भारत के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, और वो चॉइस अर्डोआन ने की है, टर्की के नेता ने की है। तो उसमें ईरान और सऊदी गल्फ देशों दोनों के साथ बना के रखना अच्छी बात है। कोई भी सरकार भारत में होती तो ये करती, और इस सरकार ने भी एक करेक्ट बात की है, इसको ऐसे दोनों से बना के रख के। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। आप सभी से एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमें अपने सवाल भेजते हैं हर हफ्ते और समय निकाल के हमारा शो देखते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपूर्वा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास कुछ बातें होती है कहने के लिए जो कटक कटर में भी फिट नहीं होती, नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे कि बहुत हस्तियां हैं जिनको मैं मिला हूँ, जिनको मैंने कवर किया है, इंटरव्यू किया है, जिनको बहुत जानता रहा हूँ, उनके बारे में मैंने कुछ लिखा भी है। तो कुछ उनके बारे में कभी कभी मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी दो दिन पहले मैंने बाला साहब ठाकरे के बारे में, और ख़ास करके जो उनकी मृत्यु पर मैंने लिखा था, उस पर बेस करके कुछ पहली तस्वीरें भी थी, कुछ कहानी आपको बताई थी, हमारे श्रोताओं को, देखने वालों को बताई थी। तो ऐसे मैं कभी कभी करता रहूँगा। इस हफ्ते आप प्लीज़ देखिएगा, अपूर्वा आपके साथ लिंक शेयर करेंगी, लेफ्टिनेंट जनरल JFR जेकब, जो कि हमारे सबसे बड़े वॉर हीरोज में से एक हैं। तो ये सैटरडे, ये 13 जनवरी उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो उनकी 6ठी डेथ एनिवर्सरी है। तो मैंने सोचा कि अच्छा समय है उनके बारे में भी कुछ बताने का, कुछ मैंने लिखा भी है उनके बारे में। तो कृपा करके उसको भी आप सुनिएगा और बताइएगा कि आपने उसके बारे में क्या सोचा, क्योंकि ऐसे जैसे जैसे मौका मिलेगा कभी कभी मैं कुछ और करता रहूँगा। हालांकि वो ना कटक कटर की कैटेगरी में फिट होता है,
ना नेशनल इंटरेस्ट की कैटेगरी में। बिल्कुल, आप सभी को बता दूं कि जब भी शेखर किसी भी लिंक की बात करते हैं, वो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी होते हैं सवालों के, तो आप अगर पूरा ना देखना चाहें, सिर्फ कुछ सवाल देखना चाहें, कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं हर एपिसोड में, तो वो भी एडेड रहता है और उस सवाल के अंदर जो भी लिंक्स होते हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर देखें।